हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को रिडक्स चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो हमारा विशेष डिस्कशन होगा कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या एप्लीकेशन है? इसी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ई नॉट सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहिए चाहे ई नॉट सेल कहिए, उसका हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बहुत ही डिटेल डिस्कशन करेंगे। इससे सारी बातें साफ हो जाएंगी कि कहाँ रिडक्शन होगा, कहाँ ऑक्सीडेशन होगा, कौन इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा, कौन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में हो तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और वह एनोड का काम करेगा, और जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस में हो तो वहाँ पर रिडक्शन होगा, वह कैथोड का काम करेगा। यूँ कह दीजिए कि जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड का काम करेगा। जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना अधिक होगा वहाँ पर रिडक्शन होगा, वह कैथोड का काम करेगा। तो चलते हैं, इसी पर हम डिस्कशन करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 26 रिडक्स रिएक्शन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और डिटेल आप नोट करना शुरू करिए कि क्या है इसका एप्लीकेशन, क्या है इसका इम्पॉर्टेंस, क्या है इसका महत्व। ठीक है, तो पहले देखिए, ऑल सब्सटेंसेज विच है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंस जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, वो एक स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं मतलब उनका रिडक्शन होता है। देन हाइड्रोजन प्लस आयन, व्हाइल ऑल सब्सटेंसेज विच हैव निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट। यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो प्यारे बच्चों उनका ऑक्सीडेशन होगा, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वे स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं देन हाइड्रोजन गैस। अच्छा, फिर देखिए ए पर है अ निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईआरपी। ईआरपी माने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स रिडक्स कपल इज स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट। भाई निगेटिव वैल्यू होगा तो उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है प्यारे बच्चों। देन H+H2 कपल। अब पॉजिटिव की बात है, जब पॉजिटिव आए तो प्यारे बच्चों वहाँ पर रिडक्शन होगा, और जब रिडक्शन जिसका होता है तो कौन सा एजेंट हो जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। अब पॉजिटिव ई नॉट ईआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स दैट रिडक्स कपल इज स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब यहाँ पर क्या चलेगा? रिडक्शन चलेगा। देन H+H2 कपल। Metals having lower electrode potential can displace metals having higher electrode potential। देखिए, ये एक चीज, ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा वह उतना ही जो है दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। मेटल्स हैविंग लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस मेटल्स हैविंग हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। माने जिस मेटल का लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और उस मेटल को हटा देगा जिसका हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। मान लीजिए ए है, ए का लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और बी का हायर है, बी का हायर है, तो ए क्या करेगा? बी को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे जिंक है, एग्जाम्पल, जिंक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट। आप देख लो, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? माइनस में है 0.76। लेकिन कॉपर का जरा देखिए, आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। ठीक, कॉपर का देखिए, डिस्प्लेसेस कॉपर, जो कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करता है हैविंग हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.34। अब आप देखो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है?
कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट है, 34 वोल्ट है, तो किसका ज़्यादा हुआ? कॉपर का हुआ। अब जिंक का माइनस में है तो जिंक का लोअर है। अब जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी लोअर वाला हायर वाले को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम द सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए रिएक्शन दिया है प्यारे बच्चों, जिंक है सॉलिड में, कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन है। अब जिंक का लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कॉपर का हायर है। अब जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों। तो ये मोटी बात समझ लीजिए कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा वह उतनी ही स्ट्रांगली हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। चलिए अगला थर्ड पॉइंट है, टू प्रेडिक्ट वेदर मेटल विल लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड आर नॉट। ये पता करना है कि क्या मेटल जो है एक्वस एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में से रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करेगा कि नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, वही मेटल हाइड्रोजन लिबरेट कर पाएगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा हाइड्रोजन से, वही लिबरेट करेगा, और जिसका ज़्यादा होगा वह नहीं लिबरेट कर पाएगा। यानी जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वही हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे। सबसे सरल तरीका है ये, जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, और जो नीचे हैं वे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर बात कही जा रही है ए बी सी में, आर मेटल्स विद नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सभी मेटल जिनका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आर स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट, माने उनका अच्छे से ऑक्सीडेशन होगा, देन हाइड्रोजन से स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट हैं, एंड हेंस वुड लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड। ठीक है, ऐसे मेटल जिनका हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और निगेटिव है वे हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। या यूँ कहिए कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे हाइड्रोजन H2 लिबरेट करेंगे एसिड से रिएक्शन करके। कन्वर्सली यानी अपोजिटली, ऑल मेटल्स विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट एंड स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन हाइड्रोजन से, एंड हेंस विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड नेक्स्ट पेज में है। तो प्यारे बच्चों ये बात है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि वे मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनका तो पॉजिटिव वैल्यू होता है भाई, उनका पॉजिटिव वैल्यू होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पॉजिटिव वैल्यू होता है, वे कभी भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे एसिड से रिएक्शन करके। तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब देखिए, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद करना होगा, थोड़ा बहुत आप परिश्रम करिए। सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स दैट मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकिल, टीन, है ना, और कुछ मेटल हैं जो कि एक्सेट्रा विल लिबरेट हाइड्रोजन। अब जिनका नाम मैं लिया हूँ ये सभी के सभी हाइड्रोजन से ऊपर हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आप चेक कर लीजिए। तो दीज विल लिबरेट हाइड्रोजन, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव होता है, हाइड्रोजन से कम होता है। बट मेटल्स लाइक कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, आरम, गोल्ड एक्सेट्रा डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसलिए यह हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, चलते हैं EMF ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल इसका दूसरा नाम है। EMF कहें चाहे इसको सेल पोटेंशियल या E0 सेल कहें, है ना। तो ये क्या है इसके बारे में भी प्यारे बच्चों समझते चलो इसको। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट whenever
a current flows through the 2 points, a potential difference is said to exist between them. तो प्यारे बच्चों, करंट तब बहेगा जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। आपको बहुत जनरल सी बात है, करंट तभी फ्लो करता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करेगा? जब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा होगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो तभी जो है क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट होता है। तो दो पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट, देखे, इट इज अ वेल नोन दैट फैक्ट दैट व्हेन एवर अ करंट फ्लोज थ्रू 2 पॉइंट माने क्या? अरे एनोड और कैथोड, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू एग्जिस्ट बिटवीन देम। तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, अब द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बाय अ सेल व्हेन सर्किट ड्राज नो करंट। अब एक बात यहाँ पर नई आ रही है कि कभी कभी सर्किट में करंट ना बहे। जब सर्किट में करंट ना बहे, उस टाइम का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, प्यारे बच्चों, उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, द पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से ध्यान दीजिए, द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बाय ए सेल व्हेन सर्किट ड्राज नो करंट। जब कोई सेल एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करे उस टाइम जब सर्किट में कोई करंट नहीं बह रहा होता है, अंडर कंडीशन ऑफ द जीरो इलेक्ट्रॉन फ्लो, माने इलेक्ट्रॉन फ्लो बिल्कुल जीरो है, तब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहा जाता है? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल भाई कब का है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो ना करे, जब करंट फ्लो ना करे, उस टाइम दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही EMF होता है, वही सेल पोटेंशियल होता है। वी नो दैट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट्स ऑफ 2 हाफ सेल्स, इलेक्ट्रोड्स ऑफ वन ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल है। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन चलता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन चलता है, जो कि नेक्स्ट पेज पर हम डिस्कशन करते हैं। पहले इतना आप नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, मस्ट है। अब 2 इलेक्ट्रोड हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है, दूसरा कैथोड है। तो भाई एक का हायर होगा, दूसरे का लोअर होगा। तो देखिए, मस्ट हैव हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रोड का हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका मतलब क्या समझा कि उस इलेक्ट्रोड में हायर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की देन अदर इलेक्ट्रोड। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस potential difference, the electrons flows from the electrode at higher potential to the electrodes at lower potential। तो प्यारे बच्चों, इसका रिजल्ट यही होता है कि इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रोड से फ्लो करेगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, और उधर की ओर फ्लो करेगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। दैट इज फ्रॉम निगेटिव इलेक्ट्रोड टू लेस निगेटिव इलेक्ट्रोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो भाई निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन है? एनोड है। और लेस निगेटिव या पॉजिटिव कहिए कौन है? कैथोड है। या फ्रॉम लेस पॉजिटिव का मतलब मोर निगेटिव इलेक्ट्रोड टू मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, बात एक ही है। हाउएवर करंट फ्लो, लेकिन करंट का डायरेक्शन देखा करिए, करंट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट चलता है। हाउएवर करंट फ्लोज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। अच्छा, अब EMF का जो डिफिनीशन है इन्वर्टेड कामा में है। देखिए, EMF ऑफ ए सेल में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द 2 हाफ सेल व्हेन सेल इज नॉट सेंडिंग करंट। जब सेल में कोई करंट नहीं बहता है, तब सेल के इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल होता है। ठीक है, EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बस EMF में करंट नहीं फ्लो करेगा, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच करंट फ्लो नहीं करेगा, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही EMF है। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल
E naught cell may be obtained by subtracting the standard electrode potential of the anode from that of the cathode। तो प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल या E naught ऑफ द सेल हम कैसे निकालते हैं? कैथोड से एनोड, कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को घटा देते हैं। अब जो वैल्यू आता है निकाल लेते हैं। तो देखिए ये फार्मूला है ई नाट सेल, या इसको EMF कहिए, आप इसको ई नाट सेल कहिए या EMF कहिए, ध्यान दीजिए, या हम यहाँ लिख देते हैं EMF, ये कही बात है, या ई नाट सेल या EMF, ठीक है ना। ये फार्मूला है, लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड ब्रैकेट में माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना। या शॉर्ट में लिखिए ई नाट सेल इजकल टू ई नाट कैथोड ई नाट एनोड। अब चूंकि कैथोड प्यारे बच्चों राइट साइड होता है, हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में राइट साइड होता है, तो ई नाट आर, देखिए यही वैल्यू है, ई नाट आर मीन्स राइट साइड, ई नाट आर माइनस ई नाट एल माने लेफ्ट साइड, ठीक है। तो एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए ऐसे भी एक है लिखने का तरीका, तो इसको आप नोट करते चलें। अब आखिर कैलकुलेशन ऑफ EMF बाय डिटरमाइनिंग रिएक्शन, अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ता है मल्टीप्लाई करके, लेकिन उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे नंबर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारा मामला उनका गड़बड़ हो जाता है, वैल्यू भी गलत आती है। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, राइट द रिडक्शन इक्वेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड के रिएक्शन को रिडक्शन इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। भले ही ऑक्सीडेशन हो रहा हो, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड के रिएक्शन को रिडक्शन इक्वेशन में लिखे फॉर बोथ इलेक्ट्रोड्स। देखिए लिखा हो कैपिटल लेटर में फॉर बोथ इलेक्ट्रोड, माने एनोड का और कैथोड का, एलॉन्ग विद दियर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वन आफ्टर अदर, उनके सामने, उन रिएक्शन के सामने उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी लिख दीजिए। फिर क्या करते हैं, बैलेंस द इलेक्ट्रिकल चार्जेज, इलेक्ट्रिकल चार्ज दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ ईच ऑफ द एबव टू रिडक्शन इक्वेशन। इलेक्ट्रिकल चार्ज को बैलेंस कर लीजिए, नंबर ऑफ एटम को बैलेंस कर लीजिए। इसके बाद तब बात रह जाती है इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने की। तो मल्टीप्लाई ईच रिडक्शन इक्वेशन बाय सुटेबल इंटीगर सो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बिकम इक्वल इन बोथ इक्वेशन। एक ऐसा सुटेबल नंबर लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो जाए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, देखिए अभी एग्जाम्पल में दिखाते हैं। ठीक, नोट मैंने बताया ना, मैं बता भी दिया है, लिखवा भी देता हूँ ताकि बच्चों को नोट से तैयार हो जाए। It may be noted that while multiplying half reactions with suitable integers, their E naught values are not multiplied by any such integers। तो आप इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिकॉज दीज वैल्यूज सिंपली कन्वे द टेंडेंसी फॉर रिडक्शन। ये वैल्यू रिडक्शन की टेंडेंसी को बताते हैं। अब इस मल्टीप्लाई कर लिया, इसके बाद क्या करते हैं कि आप वही बताया ना, कैथोड में से एनोड के इक्वेशन को, जिस पर रिडक्शन हो रहा है उसके वैल्यू को, जिस पर ऑक्सीडेशन है उसके वैल्यू को घटा दीजिए। वही फार्मूला फिर आया, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन विद लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्रॉम हैविंग हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दिस डिफरेंस गिव्स EMF ऑफ द सेल। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए स्टैंडर्ड EMF ई नाट सेल, अभी इक्वेशन आया था, इक्वल टू ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड, या ई नाट सेल जिसको EMF ही कहते हैं, जिसको EMF यहाँ भी यही चीज़ है, EMF है, और ई नाट आर माइनस ई नाट एल निकाल लेते हैं, इसी पर न्यूमेरिकल है। अच्छा अब देखिए, द इलेक्ट्रोड विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल हैज स्ट्रांग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल हो, तो भाई वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उसका रिडक्शन होता है, उसमें हायर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की।
और जब इलेक्ट्रॉन तो उसका रिडक्शन होता है तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एंड हेंस एक्ट एज कैथोड, वह कैथोड का काम करेगा। जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वह इलेक्ट्रोड हमेशा कैथोड का काम करेगा। हायर माने पॉजिटिव का दीजिए, पॉजिटिव वैल्यू। व्हाइल द इलेक्ट्रोड विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल हैज स्ट्रांग टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, माने टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड। ऐसा इलेक्ट्रोड एनोड का, इसका चर्चा मैंने कई बार कह दिया है ना। जिसका लोअर होगा तो एनोड होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा। जिसका हायर होगा वह कैथोड होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा, वहाँ पे रिडक्शन होगा। तो इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम है। अ सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग अ क्रोमियम रॉड इन 1 मोलर concentration of Cr2SO4 thrice solution and an iron rod in 1 molar solution of FeSO4 solution। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार किया जाता है क्रोमियम रॉड को क्रोमियम सल्फेट में, आयरन रॉड को आयरन सल्फेट में डुबा दिया जाता है। दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द क्रोमियम एंड आयरन इलेक्ट्रोड्स आर, क्रोमियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया है -0.75 वोल्ट। ध्यान दीजिए, पहले वैल्यू से आप जान जाएंगे, एंड -0.45 वोल्ट रेस्पेक्टिवली प्यारे बच्चों। तो अब क्वेश्चन आपसे 4 क्वेश्चन किया जा रहा है। व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, ठीक है, सेल रिएक्शन बनाइए। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, फिर विच इलेक्ट्रोड विल एक्ट एनोड, विच इलेक्ट्रोड विल एक्ट कैथोड। बहुत बढ़िया। तो चलिए पहले को हमको व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, पहले सेल रिएक्शन करवा लिया जाता है। आयरन सल्फेट है, तो आयरन सल्फेट है तो ये आयरन को आप Fe+2 कर लीजिए एक्वस, 2+ चार्ज है, 2+ चार्ज है प्यारे बच्चों। हम रिडक्शन की बात कर, रिडक्शन रिएक्शन में लिखेंगे क्योंकि पोटेंशियल रिडक्शन के रूप में दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में दिया गया है। तो आयरन +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, आयरन में रिड्यूस हो गया, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसा कि रूल में भी बताया गया था -0.45 वोल्ट है। अब क्रोमियम पर 3+ चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करके इसको रिड्यूस कर दीजिए क्रोमियम में। अब ये इसका E0 वैल्यू प्यारे बच्चों दिया है -0.75। तो सबसे कम किसका है, क्रोमियम का, -0.75 वैल्यू दिख रही है, न्यूमेरिकल 75 पे कम है, और ये ज़्यादा वैल्यू है माइनस में, है ना। तो सबसे कम वैल्यू ये है, तो कम वाला किसका काम करता है, एनोड का, और अधिक वाला किसका काम करता है, कैथोड का। एक आइडिया यहाँ मिल गया ना। तो अभी इन दोनों का कौन कैथोड का कौन एनोड का काम करेगा, यही आंसर मिल गया। लेकिन पहले हम सेल रिएक्शन लिख लें। अब क्या करते हैं, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2। तो प्यारे बच्चों इस पहले इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे इलेक्ट्रोड में 3 इलेक्ट्रॉन है, दोनों बराबर नहीं है। अब ऐसा करते हैं कि इस 3 का इसमें पूरे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको छोड़ करके, और इस 2 का इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वैल्यू को छोड़ करके, है ना। तब 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यही किया भी गया है, तो पहले आप नोट कर लीजिए इसे। बहुत बढ़िया, ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3Fe+2, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, 3Fe+, लेकिन वैल्यू में नहीं मल्टीप्लाई करना है, मैंने बार बार कह दिया है, वैल्यू में मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिर इसमें देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2Crs E0, इस पर वैल्यू नहीं मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया, कैंसिल कर सकते हैं। अब इसका अब आप EMF निकाल लो, EMF, E कैथोड, E एनोड। अब इसी को देख लो भाई,
कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा? एनोड वह होगा जिसकी वैल्यू कम होगी। ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेस है, ये वैल्यू लेस है, ये वैल्यू मोर है। तो लेस वाला कौन बनता है प्यारे बच्चों? एनोड बन जाता है। अब ये वैल्यू कम है, सॉरी ये वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा वाला क्या बन जाता है? कैथोड बन जाता है। तो अब फार्मूला क्या है? EMF इक्वल टू ई नॉट सेल, यानी ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड की वैल्यू कितनी है? ये है कैथोड, इसको मान लिया आपने -0.45, फिर ये माइनस इसका चिन्ह है फार्मूले का, फिर ब्रैकेट में बनाया, फिर माइनस में ये वैल्यू है -0.75। अब प्यारे बच्चों जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस घट जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस 0.30 वोल्ट आ जाएगा। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब होता है कि अब Cr+3/Cr रिडक्शन पोटेंशियल जो है लोअर है, दैट इज -0.75 दिया है। हेंस क्रोमियम रॉड एक्ट्स एनोड। इसलिए क्रोमियम, चूंकि क्रोमियम है ना, हम तो यहीं डिसाइड कर लिए थे क्रोमियम रॉड किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा। लेकिन इसकी बात है Fe+2 Fe रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? इसका हायर है, मोर है। रिडक्शन पोटेंशियल इज हायर है ना, यहाँ पर मोर है, हायर। हेंस आयरन रॉड एक्ट एज कैथोड, आयरन रॉड कैथोड का काम कर जाएगा। ये है। और पांचवा पॉइंट है टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिडक्स रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों फिजिबिलिटी पता करना है कि कोई रिएक्शन अपने आप हो जाता है कि नहीं, या हो रहा है कि नहीं। देखिए जब हम ये जो ई नॉट सेल आ रहा है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए तो समझिए कि रिएक्शन अपने आप चलेगा, स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन चलेगा। अगर निगेटिव आए तो समझिए कि रिएक्शन नहीं चलेगा, या चलेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ये है, तो इसी को पता करना है कैलकुलेट करके, यही चीज़ है। द EMF ऑफ द सेल इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। किसी भी सेल की EMF उसकी, उस सेल की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इट कैन बी यूज टू प्रोडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। और इस EMF से हम पता कर लेते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप चलेगा कि नहीं चलेगा, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अब ये कैलकुलेशन की बात है। अगर देखें यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आया ना, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन चलेगा। यही निगेटिव आता तो रिएक्शन नहीं चलेगा, या अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ये है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया। अब देखिए रिडक्स रिएक्शन इज डिस्कस्ड बिलो, कुछ यहाँ पर बताई जा रही है। टू प्रिडिक्ट वेदर ए गिवन रिडक्स रिएक्शन इज फिजिबल यानी स्पॉन्टेनियस आर नॉट, द EMF ऑफ द सेल बेस्ड अपॉन द गिवन रिडक्स। तो किसी सेल का EMS किसी रिडक्स रिएक्शन की EMS कई रिएक्शन पर बेस है। जैसे रिएक्शन इज कैलकुलेटेड इफ द EMF कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, अगर हम कैलकुलेशन करने पर देखते हैं कि EMF की वैल्यू पॉजिटिव आती है, जब ये जो अभी मैंने कैलकुलेट किया है अभी कुछ उस पेज पर देखिए, अगर EMF की वैल्यू कैलकुलेशन में पॉजिटिव आती है तो समझ लो कि रिएक्शन होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसका मतलब है रिएक्शन चलेगा। इफ हाउएवर द EMF कम्स आउट टू बी नेगेटिव, अगर EMF की वैल्यू नेगेटिव आ गया, द फॉरवर्ड रिएक्शन डज नॉट अकर, आगे की डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं चलेगा, यानी रिएक्शन न चलेगा। द रिवर्स रिएक्शन अकर, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन चल सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। टू प्रेडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर रिएक्ट विद 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव आउट हाइड्रोजन आर नॉट। आपको पता करिए कि 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, यूनिट है। और सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक का रिएक्शन कराया जाता है, फिर सिल्वर का रिएक्शन कराया जाता है। इसमें से ये पता करिए कि जिंक से हाइड्रोजन गैस निकलेगा कि सिल्वर से निकलेगा। जबकि आपको यहाँ वैल्यू दिया गया है, गिवन दैट स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड सिल्वर आर, जिंक का कितना है -0.76 वोल्ट, एंड सिल्वर का दे दिया है प्यारे बच्चों +0.80 वोल्ट रिस्पेक्टिवली।
तो पहले तो अगर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर जाइए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक जो है हाइड्रोजन के ऊपर पड़ जाता है और सिल्वर हाइड्रोजन के नीचे पड़ जाता है। तो मैंने बताया था कि जितने एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। यहीं से डिसाइड कर लीजिए, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहीं से काफ़ी 100+ में आपका आंसर मिल गया। जिंक और सिल्वर है और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने पर कौन हाइड्रोजन निकालेगा? अरे जिंक निकालेगा, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है, और सिल्वर नहीं निकालेगा क्योंकि सिल्वर हाइड्रोजन के नीचे है। अब उसको कैलकुलेशन करके मैं स्पष्ट भी कर दे रहा हूँ। टू प्रिडिक्ट द रिएक्शन ऑफ जिंक विद जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए जिंक का रिएक्शन कराएगा सल्फ्यूरिक एसिड से, जिंक सल्फेट बना, H2 बना, या इसको आयनिक ग्रुप में लिखें जिंक प्लस 2H Zn+2 प्लस H2 गैस निकला। अब इसका सेल बना ले, सेल रिएक्शन जिंक ऑक्सीडाइज टू जिंक आयन साल्ट ब्रिज H रिड्यूस्ड हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयन, है ना। ये रिएक्शन बन गया। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। आपका आंसर तो वहीं मैंने बता दिया, लेकिन अब लिखने का तरीका क्या है, अब देखिए रिएक्शन आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया। अब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल लीजिए भाई। कैथोड है, जिंक एनोड है। क्योंकि जिंक क्यों एनोड बना? क्योंकि जितने हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो किसका काम करते हैं? एनोड का। तो जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है तो जिंक किसका काम करेगा? एनोड का। तब हाइड्रोजन किसका काम कर जाएगा? कैथोड का। तो चलो भैया, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती है, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती है, मैंने बताया था। तो अब क्या होगा? -0.76। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस वैल्यू आया। ईएमएफ की वैल्यू कैसी आई? ईएमएफ की वैल्यू कैसी आई प्यारे बच्चों? प्लस आया। ईएमएफ इज पॉजिटिव, ईएमएफ इज पॉजिटिव, द रिएक्शन विल टेक प्लेस। ये इतने का, देखिए इतने का आंसर हो गया। ईएमएफ कैसा आया? पॉजिटिव आया। अभी मैंने रूल में बताया था, जब ईएमएफ पॉजिटिव आए तो इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं सिल्वर वाला मैटर। सिल्वर को भी उसी तरह से रिएक्शन कराइए जैसे जिंक का था। तो चलो भाई, टू प्रिडिक्ट द रिएक्शन ऑफ द सिल्वर विद H2SO4 हम करा देते हैं। 2Ag H2SO4, तो Ag2SO4 हो जाएगा और प्लस H2। हालांकि H2 निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ रिएक्शन को दिखा रहे हैं, देखिए सही है कि नहीं। तो 2Ag 2H प्लस 2Ag आयन प्लस H2। अब इसको हम बना लेते हैं थोड़े समय के लिए। यहाँ पर इसको हम एनोड बना लेते हैं सिल्वर टू सिल्वर प्लस और हाइड्रोजन +2 हाइड्रोजन, ये हो गया रिडक्शन हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर जबकि होगा नहीं, ध्यान दीजिए। हम निकाल लेते हैं। यह हाइड्रोजन को देखे, हाइड्रोजन को हमने कैथोड माना और इसको एनोड माना, जबकि एनोड है नहीं। हम निकाल लेते हैं, तब क्या होगा? हाइड्रोजन का 0 माइनस, और इसका सिल्वर का कितना दिया है? सिल्वर का प्लस में दिया है तो 0.80 कितना आया? ईएमएफ -0.80 आया। तो द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, रिएक्शन नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा रिएक्शन, क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू क्या आई है? निगेटिव आई है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब होता है कि जिंक स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जिंक पर क्या चल रहा है? ऑक्सीडेशन। सिल्वर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रहा प्यारे बच्चों, नोट कर लो। आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू।